हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं लोक विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे डिटेल में समझेंगे इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो, चाहे सीजी सेट हो या फिर अदर कोई स्टेट का आप सेट एग्जाम देना चाहते हैं या फिर नेट एग्जाम देना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, है ना। संविधान में कहाँ कहाँ पर पर्यावरण की बात कही गई है, इन्वायरमेंट की बात कही गई है, उसके तहत ही इस एक्ट को लाया गया है ना। जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाले में, संवैधानिक प्रावधान को लेकर के, है ना। अगला देखेंगे अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट, क्या क्या मेन मेन इसमें फीचर्स है, प्रावधान है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेंगे। अपराधों के लिए दंड, इसमें कुछ अपराध के बारे में बताया गया है, पेनल्टीज ऑफ ऑफेंसेज, है ना। अगर कुछ हम कोई भी कंपनी या किसी के द्वारा अगर इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनके लिए क्या अपराध है, क्या सजा है, इनके बारे में बताया गया है। अधिनियम की कमियां देख लेंगे, है ना, ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट, कुछ कुछ कमियां हैं अभी भी इस एक्ट में, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण, जो नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी जो है, NINEAA, इसके बारे में बताया गया है। मतलब इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना करने की बात कही गई है, इसको भी समझेंगे। और लास्ट में देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इससे इंपॉर्टेंट को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। और जितना भी मैंने ये दो संस्थाओं के बारे में जो भी बताया है, ये इसी एक्ट के तहत ही इनकी स्थापना की गई है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं लास्ट में हम कुछ MCQ भी देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर स्टार्ट, सबसे पहले समझते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है क्या चीज़। तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया था। तो मेन मोटिव क्या था कि पर्यावरण जो हमारे इन्वायरमेंट की क्या करना है हमें, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट मतलब पर्यावरण में सुधार करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। तो ये केंद्र सरकार को पावर देती है कि वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए और पर्यावरण से जो भी समस्याएं लोगों को मिल रही है कि हो रही है समाज में या पर्यावरण में, उन सब को उस सब के निपटने के लिए, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए आप प्राधिकरण स्थापित कर सकते हैं, मतलब अथॉरिटी बना सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो पर्यावरण की देखरेख करे। और ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लिखा भी है, इन इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है टू इस्टेब्लिश अथॉरिटीज चार्ज विथ मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इन ऑल इट्स फॉर्म। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण के सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए, है ना, एंड टेकल स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, और इन्वायरमेंट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट जो प्रदूषण की प्रॉब्लम है या फिर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को निपटने के लिए केंद्र सरकार को पावर दिया जाता है इस एक्ट के तहत कि वो कुछ प्राधिकरण या कुछ अथॉरिटी बना सकती है जो इसकी देखरेख करे। इसी के तहत तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमने जो देखा भी, नेशनल, है ना, इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के बारे में हमने देखा, ये सब इसी के एक्ट के तहत ही स्थापना किया गया है। यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। तो भारत में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कानून है, काफ़ी व्यापक कानून है। ठीक है, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं कि इसको एक्ट को लाया क्यों गया है। इस एक्ट को बनाने के पीछे का कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्टेड रहता है ना। तो इसको यह है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जून 1972 जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम, है ना, में एक सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम भारत में तो है नहीं, भारत के बाहर, स्टॉकहोम में जून 1972 में सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम में आयोजित। उसका टाइटल क्या था? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या है अगर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, है ना। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। और कब हुआ था? जून 1972 में। को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया था। तो स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था 1972 में, ये बात कही गई थी कि पर्यावरण को, है ना, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में मानव पर्यावरण की बात कही गई थी, मतलब हमें पर्यावरण की रक्षा करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए उसी सम्मेलन में भारत भी शामिल हुआ था। तो सभी देशों के द्वारा डिसाइड किया गया। तो उसी सम्मेलन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वहाँ पर बातें हुई थी, उनके लिए पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत देश के द्वारा बनाया गया है। तो ज्ञातव्य हो कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो समझ रहे हैं, मानव पर्यावरण में सुधार के लिए जो सम्मेलन हुआ था ना स्टॉकहोम में, उसमें भारत ने शामिल हुआ था और भारत ने भी डिसाइड किया था कि हम ये कानून
लेकर के आएंगे अपने देश के लिए, अपने देश के पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो अब पूछा जाए आपसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसके थ्रू भारत में, है ना, कौन सा एक्ट लाया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया है, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो 1986 है वो किसके बेस पे लाया गया है, इससे भी क्वेश्चन अगर आता है तो स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखेंगे जो जून 1972 में हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट की बात कही गई है, इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, नॉलेज के लिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253, देखिए अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। देखिए तो जो 253 आर्टिकल है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यही बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों मतलब कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर होता है सभी देशों के साथ या किसी भी देश के साथ, तो उसको भारत देश में केंद्र सरकार प्रभावी कर सकता है, मतलब उसके लिए रूल्स बना सकता है, ये बोलता है आर्टिकल 253। तो जैसे मैंने बताया ना कि स्टॉकहोम में आपका सम्मेलन होता है 1972 में, तो इसके तहत ये है कि सम्मेलन में भारत ने शामिल हुआ था, तो भारत शामिल हुआ था तो उसके पास आर्टिकल 253 के तहत पावर है कि कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या एग्रीमेंट्स अगर कहीं पर होता है भारत के बाहर, तो भारत चाहे तो केंद्र सरकार चाहे तो उसको एक्ट के फॉर्म में भारत देश में लागू करवा सकता है। तो इसी के तहत 253 यही देता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है किसको, केंद्र सरकार को। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है संविधान को अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो मैं बता दूं 48A आपका है ना, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट असेंबली, है ना, डीपीएसपी। तो इसके तहत राज्य के नीति निर्देशक के तहत 48A में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के बात कही गई, जिसकी संविधान संशोधन कब किया गया है, तो 46वां संविधान संशोधन 1976 में 46वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। इसमें दो चीज जोड़ा गया था, मैंने पहले अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। 48A जोड़ा गया था संविधान में और 51A जोड़ा गया था संविधान में। तो जो 48A है ये क्या है, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, और ये जो था हमारा मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपको बात करता था। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। क्लियर है, हो गया ना, ये मौलिक कर्तव्य में था। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में भी कहा गया है कि जीवन के अधिकार की सुरक्षा करना, मतलब जीवन जीना है तो इसके लिए क्या है, अगर जीवन अच्छे तरीके से जीना है तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 21 में भी बोला गया है जीवन के अधिकार की सुरक्षा प्राप्त करना। आर्टिकल 21 में भी पर्यावरण की बात कही गई है कि जीवन का, है ना, हमें अच्छे जीवन जीने का भी अधिकार है। तो अच्छा जीवन तभी हम जी पाएंगे जब हमारा पर्यावरण सही रहेगा। और ये भी बता दूं यह अधिनियम पूरे भारत देश में लागू होता है, पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जब से जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत भारत में शामिल कर लिया गया है, पूरे देश में लागू है ये अधिनियम। ठीक है, क्लियर है, तो क्लियर हो गया। आर्टिकल 253 में देखिए लेजिस्लेशन टू गिविंग इफेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर कहीं होता है तो भारत में भी बनाया जा सकता है कानून। और 48A मैंने बता दिया डीपीएसपी के तहत। आर्टिकल 51 आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, और राइट टू लाइफ 21, देखो राइट टू लाइफ हमारे पास अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 के तहत भी ये सब चीज़ों को कवर किया जाता है। तो ये हो गया संवैधानिक प्रावधान, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। अब आते हैं अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर के पर्यावरण की रक्षा सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी। तो केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के साथ मिलकर के, रीजन क्या है, मैं पहले भी बताया था कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ये कैसा, एक किसकी सूची है, ये कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट मतलब होता है समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची मतलब ऐसा विषय है ये कि इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। ऐसा नहीं कि केंद्र बस का कानून बना दिया, मतलब राज्य सरकार से भी सलाह या फिर मिल करके ही बनाना है ना, राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण को हमें बचाने के लिए उद्देश्य से सुधार कार्य किया जा सकता है। तो मैं बता दूं इन्वायरमेंट में जैसे बता दें कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है ना। बाकी जैसे कुछ सूची होती है जो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ सूची है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार कानून बना सकती है, बट पर्यावरण को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो कानून के तहत यह पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों और योजनाओं का समन्वय और कार्यान्वयन कर सकता है।
तो केंद्र सरकार के पास क्या पावर है कि पर्यावरण संरक्षण को आगे करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मतलब नेशन वाइड प्रोग्राम्स बना सकता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के कोऑर्डिनेट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को कार्यान्वयन कर सकता है, या पर्यावरण गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य कर सकता है। इन्वायरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। अगर आप कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो पॉल्यूशन रिलीज कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो एक लिमिट तक होता है ना, कोई भी इंडस्ट्री को इतना आप लिमिट तक आप ये काम कर सकते हैं, तो उसका मानक डिसाइड किया जा सकता है कि कितना होना चाहिए, कि पानी में कितनी आयरन की मात्रा होनी चाहिए, कितनी। तो इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड भी डिसाइड कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकता है। इसलिए पर्यावरण गुणवत्ता मानकों को भी अनिवार्य कर सकते हैं, विशेष रूप से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के संबंधित मानकों को। तो बड़े बड़े प्लांट के द्वारा बहुत सारे प्रदूषणों को उत्सर्जन किया जा रहा है, इमिशन किया जा रहा है, तो इन सब का स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा कि आप इस प्लांट में इतना, है ना। देखिए, पेड़ जब कोई भी प्लांट अगर लगता है तो पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को काट दिया गया तो उस प्लांट को या उस कंपनी को बोला जाता है कि आप उतने ही पेड़ कहीं पर लगाएंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फिक्स है कि आप इतना, आपने पेड़ों की कटाई की है तो उसके जगह आप ये एक चीज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ों को डिसाइड कर पाना इस एक्ट के तहत ही केंद्र सरकार को पावर दिया जाता है, इस अधिनियम के तहत ही पावर मिला रहता है। लिखा है, इट कैन मैंडेट इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली दोज कंसर्निंग द इमिशन डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स को जो इमिशन करता है, जो डिस्चार्ज करता है, उनके लिए तो स्टैंडर्ड मानक होता ही होता है। यह कानून उद्योगों के स्थान पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर प्लांट लगाना है तो जरूरी नहीं है कि ये प्लांट डायरेक्टली आप लगा देंगे, आपको एजेंसी से, मतलब जो भी हमारे संस्थाएं हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा जो हमने देखेंगे भी आगे हम लोग देखेंगे, इन सब से आपको परमिशन लेना है। अगर वो चाहे तो उस जगह को रोक सकता है, वहाँ पर वो अलाउ नहीं भी करेगा तो नहीं लगा सकते, है ना। रीज़न ये है कि वो सब चीज़ को सोच के लगाएंगे नहीं। संस्थाओं का काम है कि पर्यावरण को बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। तो किसी भी कानून के उद्योगों के स्थान पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर ऐसा समझ लीजिए, कोई भी प्लांट अगर चल रहा है ना, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को ये बढ़ा रहा है, तो उसको प्रतिबंध लगा कर रोक भी सकता है। तो सब पावर कहाँ से आ रहा है? सब पावर केंद्र सरकार को इसी एक्ट के तहत आ रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है। कानून सरकार को जांच उपकरणों के परीक्षण एवं अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रवेश की शक्ति देता है। तो कानून ऐसा है कि गवर्नमेंट है, इनके लिए जो भी संस्थाएं बनाई गई है, वो जा करके किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी का पर्यावरण से संबंधित कानून बना सकती है, उनकी जांच कर सकती है ना, उनके इंस्ट्रूमेंट का चेक भी कर सकती है, उपकरण का परीक्षण भी कर सकती है, किसी भी स्थान की हवा, पानी, मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ के नमूने विश्लेषण करने की भी शक्ति किसी भी, ये तो डायरेक्टली बात है ना कि वो सिंपल ले सकते हैं। देखिए, लॉ गिव्स द गवर्नमेंट द पावर ऑफ एंट्री फॉर एग्जामिनेशन, टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर पर्पज एंड पावर टू एनालाइज द सैंपल ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, एनी अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम एनी प्लेस। ठीक है, तो ये सब पावर है। और देख लेते हैं ईपीए। ईपीए मतलब होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ईपीए स्पष्ट रूप से निर्धारित नियामक मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन पर रोक लगाता है। तो मैं जैसे पहले भी बोला कि सभी के लिए एक लिमिट रखा गया है कि आप इतना प्रदूषण तक, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी प्लांट है, इतना प्रदूषण तक आप कर सकते हैं मतलब अलाउ किया गया है, वो भी जरूरी है, इसीलिए किया गया है ना। तो उससे अगर उन लोग क्रॉस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उस पर क्या कर सकते हो? रोक लगा सकता है। लिखा भी है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हैज़ बार द डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान है, याद रखना है। खतरनाक पदार्थ है जो भी, यहाँ पे लिखा देखो, हेजार्डस सब्सटेंस, इंग्लिश में क्या है? हेजार्डस सब्सटेंसेज के लिए भी प्रावधान है जो नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना निषिद्ध है। मतलब इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है, उसको पालन करना पड़ेगा। अगर उसको पालन आप नहीं कर रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो फिर आपको ये रोक लगा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। हेजार्डस सब्सटेंसेस के बारे में भी बात करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अधिनियमित अधिकारी सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अधिनियमित के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के संबंध में अदालत में शिकायत दर्ज करने का अधिकार। तो जो भी अधिनियम में जो भी अधिकारी बनाई गई है ना, जो भी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाया जाता है, उनके पास पावर होता है कि वो आपको किसी भी उल्लंघन पे पकड़ सकता है और उस आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें। तो ये एक्ट बहुत ज़्यादा पावर देता है गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट को बचाने के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पर्यावरण। अब इसमें और क्या क्या बात कही गई। तो एक बात ये कही गई, पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज की बात कही गई है। इस चीज़ को याद रखना है ना। पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना की बात कौन से एक्ट में कही गई है बोल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं।
पहला है पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित करना। तो इसमें क्या है, स्टेब्लिश इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज केंद्र सरकार पूरे भारत देश में कहीं भी स्थापित कर सकती है। ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रयोगशाला का या फिर संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता देना। तो किसी भी जगह को या किसी भी संस्थान को वो चाहेगा तो पर्यावरण प्रयोगशाला का मान्यता दे सकता है। जैसे मैं मान लूँ बड़े बड़े जो IITs हैं, NITs हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, इन्वायरमेंट को लेकर के, इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस को लेकर के काम कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे कि उनके द्वारा काम अच्छी तरीके से किया जा रहा है तो उसको ही इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज का मान्यता दे सकता है, और बाकी उसको गवर्नमेंट के द्वारा फंड भी मिलता है फिर रिसर्च करने के लिए। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे हैं इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज है, मतलब उसको कुछ फंड्स भी मिलेंगे, है ना, रिसर्च को लेकर के। तो इस टाइप से मान्यता भी दे सकता है कहीं पर के इंस्टीट्यूट जो अच्छा काम कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज एनी लेबोरेटरी आर इंस्टीट्यूट लिखा है ना, किसी भी लेबोरेटरी या किसी भी संस्थान को एज ए इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज टू कैरी आउट द फंक्शंस इंटरेस्टेड टू सच ए लेबोरेटरी, ठीक है, मैंने बता दिया। तो इस चीज़ को भी याद रखना, प्रयोगशाला स्थापना की बात कही गई है। सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट, इसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट एक एनालिस्ट भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकता है। तो एनालिस्ट की नियुक्ति भी कर सकता है किसी भी, चाहे हवा, पानी, मिट्टी, सॉइल, एयर, वाटर लिखा है ना, इन सब का क्या करना है, अगर सैंपल कलेक्ट करना है और चेक करना है तो एक विश्लेषक की नियुक्ति कर सकता है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस चीज़ को याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एनालाइजिंग द सैंपल ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, अदर सब्सटेंस सेंड टू ए रिकॉग्नाइज इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी, ठीक है। अगला है अपराधों की दंड, क्या क्या इसमें दंड की बात कही, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखें। EPA जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी अपराध का दंड 5 साल तक का कैद, याद रखेंगे, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों एक साथ हो सकता है। ये बोला गया 5 ईयर का आपका इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, जेल हो सकता है ना, अप टू 5 ईयर्स, एंड 5 लाख का आपका पनिशमेंट भी हो सकता है, और या फिर दोनों हो सकता है आपको। क्लियर है, तो ये बात कही गई है अपराधों के लिए। अब कुछ अपराध सेपरेट है, देखो पेनल्टीज अलग अलग हैं, जैसे कि कंपनियों के लिए, सरकारी विभागों के द्वारा, जिस सबसे कंपनियों के द्वारा अगर कुछ गलत काम कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जो इंडस्ट्री लगा हुआ है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब कोई भी प्रदूषण जो फैला रहा है उसको लिमिट को क्रॉस कर दिया, जो स्टैंडर्ड मानक डिसाइड करेगा केंद्र सरकार, अगर उसको क्रॉस कर दिया तो क्या है, कंपनियों द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो जब तक यह साबित ना हो जाए कि अपराधी कौन है, अपराध के समय नियुक्त हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का सीधा प्रभारी है, दोषी माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी का GM है, जनरल मैनेजर है, उसी को ही दोषी तो माना जाएगा ना, क्योंकि हेड वही है कंपनी का, कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता कि उसके नीचे वाला कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ने मिस्टेक किया है कि गलती किया है, किसको माना जाएगा, हेड को ही माना जाता है। तो इफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय ए कंपनी, एवरी पर्सन डायरेक्टली इन चार्ज ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस इज डीम्ड टू बी ए गिल्टी अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, कोई भी सरकारी विभाग के द्वारा अपराध किया, यदि इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया हो तो विभाग के प्रमुख को ही अपराध का दोषी माना जाएगा, जब तक कि अपराध अन्यथा साबित हो। सेम है इसमें भी, विभाग के प्रमुख के अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, तद अनुसार दंडित किया जा सकता है ना। सिंपल सी बात है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को माना जाता है, अगर प्रूफ हो जाता है तो फिर जो भी किया है उसको। अपराधों का संज्ञान क्या है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज, तो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, बशर्ते शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा न की गई हो। तो इसमें डायरेक्टली है ना, पहले जो भी बनाया गया है इस एक्ट के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, तो उसके पास पहले जाएगा वो अपराध क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई भी न्यायालय जाएगा, और न्यायालय डायरेक्टली नहीं ले सकता कि ये फाइल को डायरेक्टली वो नहीं मंगा सकता जब तक कि केंद्र सरकार उसकी ओर से कोई प्राधिकरण ना हो। मतलब जब तक कोई केंद्र सरकार है कि राज्य सरकार के थ्रू जो बनाया गया है, जो अथॉरिटी दिया गया, जब तक वो कोर्ट में ना जाए, जब तक वो न्यायालय में नहीं जाएगा तब तक कोर्ट डायरेक्टली नहीं यूज़ कर, जब तक कोई व्यक्ति जाएगा तभी तो कोर्ट मंगा सकते हैं ना। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 90 दिनों 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय के पास आया हो, तो इन सब चीज़ें हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय के पास जाएगा भी, है ना, किसी चीज़ को लेकर के कि पर्यावरण का प्रदूषण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है इस गांव में कि इस शहर में, जो भी, तो उसके लिए कम से कम 60 दिन से पहले उनको नोटिस देना होगा। किनको देना होगा, जो एक्चुअल में जिनको बनाया गया है इस एक्ट के तहत इन सब चीज़ों को देखने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर और क्या बना है, नेशनल
इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी, तो इनके पास आपको पहले जाना पड़ेगा, कम से कम आपको 60 दिन पहले इनसे जाके मतलब एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि कुछ भी केस को लेकर के अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होता है तब आप जाकर के कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस चीज़ को मान के रखेंगे कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन सबको पावर दिया गया है इन्वायरमेंट को लेकर के, ताकि क्योंकि कोर्ट में इतने सारे केसेस होते हैं ना, तो इंस्टेंट कब जल्द से जल्द अगर इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई होना चाहिए जो इस चीज़ को लेकर के जल्दी से डिसीजन दे सके, तो इसलिए इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं अधिनियम में कमी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण है। तो अधिनियम एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है, यहाँ व्यापक शक्तियों केंद्र को प्रदान करती है। तो इस एक्ट के तहत मैक्सिमम जो पावर्स है ना वो केंद्र सरकार को मिला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है। राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिए उत्तरदायित्व हो जाता है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, राज्य सरकार को भी पावर दिया होना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल तो जहां पर भी हम बात करेंगे चाहे पर्यावरण प्रदूषण को, जो भी प्लांट लग रहा है, इंडस्ट्री लग रहा है, जो भी, वो राज्य सरकार के अंदर ही लगेगा, मतलब राज्य में ही लगेगा ना। लेकिन पावर किनके पास है, केंद्र सरकार के पास। तो एक कमियां है ये कि पावर दोनों के पास होना चाहिए। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्ट, ए पोटेंशियल एक्ट वुड बी द सेंट्रलाइजेशन है ये। एंड वाइल सच वाइड पावर आर प्रोवाइडेड टू द सेंटर एंड नो पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसको हमें एक कमी है इसकी। दूसरी है कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात नहीं की गई। जबकि मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की बात कही गई है। बस जागरूकता करने के लिए, मनमानी को रोकने के लिए बात कही गई है, नागरिकों की भागीदारी, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इस पे बात नहीं कही गई है कि सार्वजनिक भागीदारी होनी चाहिए, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए। दिस एक्ट आल्सो सेज नथिंग अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन एज रिगार्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्लियर। और अगला है सभी प्रदूषकों को शामिल ना किया जाना। तो जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, सबको शामिल नहीं किया गया है, इसमें गिने चुने कुछ को ही शामिल किया गया है। तो ये भी एक इसका क्या है, ड्रॉबैक है। यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणा जैसे कि शोर, अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली, विकिरण तरंगों को प्रदूषक की सूची में शामिल नहीं करता। नॉइस को नहीं किया, शोर को, या जो भी गाड़ियां हैं, जो ट्रक चल रही हैं, उनमें परिवहन का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है ना, इन सब चीज़ों की बात नहीं कही गई है। वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात की नहीं की गई, रेडिएशन वेव्स के बारे में लिखा है ना। द एक्ट डज नॉट एड्रेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन सच एज नॉइज, overburden transport system and radiation waves which are also an important cause of deteriorating environment। ये सब क्या है, महत्वपूर्ण है पर्यावरण के प्रदूषण को फैलाने में। क्लियर। अगला देखते हैं अब, ये हो गया कमियां। अब हम देख लेते हैं जो इस एक्ट के तहत जो भी प्राधिकरण, जो अथॉरिटी बनाए गए हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, NEAA। तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 19 अधिनियम 1997 के तहत किया गया था। एक्ट क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी 1997 के तहत इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो NIA की स्थापना उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनने के लिए की गई थी जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाएगा। तो ये पर्यावरण से संबंधित अपीलेट करने का है, अपील करने का अधिकार है, कुछ चीज़ें के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, परमिशंस को लेकर के। तो इस चीज़ को आप याद रखना है, 1997 का एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। हालांकि बाद में होता यह है कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण को अपर्याप्त पाएगा, मतलब ये उतना इफेक्टिव काम नहीं कर रहा था, जितना जो सोच के इसको बनाया गया था ना, उतना इफेक्टिव काम नहीं किया गया था, जिससे पर्यावरण मामलों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए एक संस्था की मांग बढ़ गई। तो इसको पहले देखिए, सबसे पहले इसको बनाया गया था ना, नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया, 1997 में बना दिया गया इसको। 1997 में अलग से एक्ट लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ध्यान में रखते हुए, है ना, इसके थ्रू इनकी स्थापना कर दी गई। इसको रखा गया था कि जो भी सिचुएशन, जो भी आपका जो पर्यावरणीय मामलों जो भी आएंगे, उनका निपटारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, बट हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ, समय के साथ एक संस्था की मांग बढ़ गई कि ऐसा ही कुछ एक और संस्था लाइए जो इन सब चीज़ों को स्पीड में करे, थोड़ा फास्ट करे, जिससे क्या होगा, परमिशन अगर इजीली मिलेगा तो हर एक चीज़ स्मूथली चलेगा। अगर कोई भी चीज़ है, किसी भी कंपनी पे, किसी इंडस्ट्री पे अगर रोक लगाना है उत्सर्जन की, उसकी सीमा को, कि जो प्रदूषण को फैला रहा है, अगर इसमें हम 1.5-2 साल लेट कर रहे हैं, तब तक वो कंपनी स्टार्ट है, तब तक वो इंडस्ट्री चली रही है ना, तो ये तो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहा है। तो इसलिए लगा कि कोई एक संस्था और बनानी चाहिए जो इन चीज़ों को थोड़ा स्पीड में सुने, है ना। तो इसीलिए फिर आता है हमारा अगला
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आता है आपको उसी के लिए। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 आता है। 1997 में अपीलेट अथॉरिटी आया था, उसको देखा गया कि उतना स्मूथली ये काम नहीं कर रहा था, तो 2010 में फिर एक और संस्था लेके आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जिसको बोलते हैं की स्थापना की गई। तो डेट को याद रखेंगे, कब? 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई, क्योंकि ये अभी काफ़ी इफेक्टिव रूप से काम कर रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एनजीटी कानूनों के तहत दीवानी मामलों को भी सुलझाता है। दीवानी मतलब होता है सिविल केसेस, सिविल केसेस को अंडर दिस लॉ एनजीटी क्या करता है? सॉल्व करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ईपीए के तहत जारी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या सूचनाएं भी बीच बीच में जारी की जाती है। इसी के तहत एक जारी की गई थी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना। क्या है? कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन, और कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भारत है ना, तो भारत के जो आसपास जो भी बे ऑफ बंगाल है कि अरब सागर है, इसके आसपास का एक एरिया होता है जो कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, देश के आसपास है ना, उसका रेगुलेशन करने के लिए उसको कोस्टल बोलते हैं हम लोग, है ना। तटी, तट बोलते हैं ना, तट। तो उसके आसपास जो एरिया है उसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा, कोस्टल एरिया को। तो उसके लिए अधिसूचना 1991 में जारी किया गया था, जिसको दिसंबर 2018 में केंद्रीय, ये देखो उस टाइम में जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करती थी, है ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन करके भी हाल ही में सरकार के द्वारा अधिसूचना और जारी की गई 2018 में। और साथ ही साथ एक चीज़ को याद रखेंगे, विकास परियोजना, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी इसी एक्ट के तहत लाया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, है ना, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन। तो किसी भी परियोजना की अधिसूचना के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना। सब देखिए, अब ये समझेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। तो अब मान लीजिए कोई भी आप परियोजना चालू करना चाह रहे हैं, या ऐसे रफली हम देखें कि कोई भी इंडस्ट्री हम स्थापना करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री को लेकर के चाहे कंपनी को लेकर के, तो सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाता है कि ये कितना पॉल्यूशन फैलाएगा, है ना, इसके जगह ये क्या करेगा। अगर इसने इतना पेड़ काटा है, इस कंपनियों के द्वारा इतना पेड़ काटा जा रहा है, तो उसके असेसमेंट के लिए, उसके लिए क्या करने वाला है ताकि पर्यावरण को क्षति कम पहुँचे, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट करना। तो इसको भी लाया गया है इसी एक्ट के तहत कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को, इन्वायरमेंट को कितना इम्पैक्ट करेगा। अगर ये प्लांट या अगर इंडस्ट्री या कुछ भी संस्थाएं जो खोल रहा है ना, परमिशन लेने आएंगे एनजीटी के पास, तो असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है, ये भी इसी एक्ट के तहत महत्वपूर्ण सूचनाएं हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने कौन कौन से सम्मेलन में हस्ताक्षर किया, मतलब सिग्नेटरीज है भारत। सबसे पहले मैंने बताया था ओजोन वाले वीडियो लेक्चर में, ओजोन परत को नष्ट करने वाले के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और एक वियना कन्वेंशन है, जिसमें भारत ने 1980 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 का, उसमें साइन किया हुआ है। बेसेल कन्वेंशन है 1989 वाला, इसमें भी भारत ने साइन किया है। किसके लिए? खतरनाक अपशिष्टों को लेकर के। अभी हम लोगों ने देखा ना हैजार्डस सब्सटेंसेज, तो इसके लिए कौन सा कन्वेंशन है? बेसल कन्वेंशन, जो 1989 में बना है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ ना मैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। रॉटरडैम कन्वेंशन है 1998 में, इसमें भी भारत ने साइन किया हुआ है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों POPs, यहाँ पे लिखा है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 वाला, इसमें भी भारत ने साइन किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1992 में भारत ने भी सिग्नेचर किया है। और एक जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1992 पे भी भारत साइन किया हुआ है। इन सबको हम अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर में देखेंगे भी, है ना। CBD में क्या है, पूरा इसके प्रावधान क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे UNFCCC हो गई, है ना, इन सब चीज़ों को भी हम अलग से देखेंगे। मरुस्थलीकरण को मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बट डिजर्टिफिकेशन 1994। तो सब चीज़ों में जो भी कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुआ है, भारत इन सब चीज़ों को मानता है, इन सब चीज़ों पे भारत साइन किया गया है, भारत के द्वारा साइन किया गया है, सिग्नेचरी है। ठीक है, तो एक चीज़ रफली एक आइडिया होने के लिए मैंने इस स्लाइड को डाला है। हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली घोषणा थी? तो कौन सी थी? स्टॉकहोम घोषणा, है ना, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ठीक है,
इस सबको हम जानते ही हैं। पहले सबसे पहला 1972 में आया था। एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो किसके तहत की गई है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत आपका एनजीटी की स्थापना की गई है। देखो एनजीटी अगर आ रहा है, वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनजीटी की स्थापना, तो आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनजीटी कब अस्तित्व में आया था? तो एनजीटी आया था आपका, ये छूटा है यहाँ पे, है ना, बी आंसर 18-10-2010। ठीक है, इसको देख लेंगे अच्छे से। 18-10-2010 को आया था। एक बार आप चेक कर लेंगे, अपने से भी चेक कर लेंगे, है ना, क्योंकि डेट सेम सेम है। 2010 थोड़ा डेट को देख लेंगे। आई थिंक बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका, 18-10-2010। ठीक है, एनजीटी कब अस्तित्व में आया था? तो बी। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण आता है, किस में आता है ये? तो मैं पहले ही बोला हूँ, समवर्ती सूची में आता है ये, कंकरंट लिस्ट में आता है। पर्यावरण, जंगली जानवरों का संरक्षण सब किस में आता है? कंकरंट लिस्ट में आता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। EIA का फुल फॉर्म क्या है ना, संक्षिप्त रूप क्या है? मैंने पहले ही बता दिया हूँ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये। इस चीज़ को याद रखेंगे। आंसर 1, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ठीक है, तीन सब क्वेश्चन है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन था, 4-5 मैंने लिया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इस एक्ट के बारे में जानना हमारे लिए भी जरूरी है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक्ट बहुत मायने रखता है पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण को संरक्षण करने में, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। और मैंने इसमें जो भी ट्रिब्यूनल बनाया गया है ये भी मैंने बता दिया है कि आपको कुछ भी, अगर आपके आसपास भी पर्यावरण संबंधित कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हो रही तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं। हाँ, वो सुनवाई करेगा, वो भी एक न्यायालय की जैसा ही काम करता है, समझ लीजिए, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।